अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। बड़ा शोर डाला, बड़ा लोगों का आपका ओपिनियन है और मेरा इट इज़ द टॉक ऑफ द डे कि जजेस की जो तैनातियाँ लाहौर हाई कोर्ट में हुई हैं वो मेरिट पे हुई या नहीं हुई हैं। मैं मेरिट पे हुई या नहीं हुई उस पर बाद में बात करता हूँ, लेकिन इसकी पुरानी कहानी बताना आपको बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जजेस तैनाती का मसला, चाहे अगर इंडिया में भी लें तो वो हमेशा कंट्रोवर्सी का शिकार रहा है। हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जब भी जजेस की तैनातियाँ हुई हैं वो सेट असाइड हो गई हैं। वो शरफ अफरीदी का केस हो, अल जिहाद ट्रस्ट हो, मुनीर हुसैन भट्टी का केस हो, या कोई जजेस तैनाती पार्लियामानी कमीशन के सामने नहीं, हाफिज नदीम शाहिद कालू का केस हो, वो सारे केसेस डिटेल में डिस्कस मैं फिर किसी वक्त करूंगा, क्योंकि इतना वक्त नहीं होना। आज आपके सामने डिटेल में वो हिस्ट्री बयान करना बड़ा ज़रूरी है, जो पुरानी हिस्ट्री है। लॉयर्स मूवमेंट आपको नहीं भूलनी चाहिए, याद रखिएगा। लॉयर्स मूवमेंट, बहुत कुछ जो सारा कुछ हुआ है ना बाद में, वो सारा कुछ लॉयर्स मूवमेंट के बाद हुआ। लॉयर्स मूवमेंट के पीछे कहीं ना कहीं एक एजेंडा है जो किसी वक्त बात होगी, ये बताया जाएगा कि उसने पाकिस्तान के फ्यूचर को सेट करना था, किस सियासी जमात को या क्या सिस्टम लेकर आना था। सबसे ज़्यादा हर्डल क्रिएट की जाती थी जुडिशरी के, तो जुडिशरी के अंदर जजेस की तैनातियाँ कैसी होनी थी और क्या प्रोसीजर होना था सारा, उसके लिए मैं समझता हूँ पूरा एक गेम प्लान रखा गया। पहले तो यानी लॉयर्स मूवमेंट जब स्टार्ट होनी थी, मुझे अच्छी तरह याद है अदलिया के बारे में प्रोग्राम चला था जियो पे एक प्रोग्राम चला था, तौहीन के हवाले से कैमरे दिखा दिए, यहाँ फुल बेंच बना और मामला सारा कंटेम्प्ट पे चला गया कि ये आपने सारा तौहीन अदालत है। लाहौर हाईकोर्ट के फुल बेंच ने जो 9 मार्च की इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट शुरू हुई, उससे पहले वो ख़त्म हुआ, अबेट हो गया था, माफ़ी तलाफ़ी हो गई थी। ये रिकॉर्ड की चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको सामने तफसील में एक जो तारीख के और आगे ना वो बताऊंगा, जो कि मेरा बड़ा रोल रहा है लॉयर्स मूवमेंट के दौरान। आई हैव एक्टेड एज ए मीडिया एडवाइजर एंड कोऑर्डिनेटर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मीडिया एडवाइजर कोऑर्डिनेटर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट बार का। और जब ये मामला तो बुनियादी तौर पर 2007 में आपके सामने आया, लेकिन ये 2006 में हमारे इलेक्शन होते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। मुझे वो दिन याद है जब मुनीर मलिक साहब को कैंडिडेट अनाउंस किया गया, तो मुनीर मलिक साहब मेरे दफ्तर आए। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं था उस वक्त, मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं था। तो मेरे से डिटेल में डिस्कस शुरू हुई। मुनीर मलिक साहब, मैं पब्लिक इंटरेस्ट करता था, जस्टिस PN भागवती इंडियन सुप्रीम कोर्ट के मेरे आइडियल जज थे कि बड़ा काम किया उन्होंने। उसके बाद ठीक है, PN भागवती के बाद कृष्णा आयार, चिन्नप्पा रेड्डी, ये सारे जजेस ने बहुत काम किया। जहाँ लॉर्ड डेनिंग ने काम किया, मार्शल ने काम किया अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, या हाउस ऑफ लॉर्ड इंग्लैंड में लॉर्ड डेनिंग ने वो बड़ा काम का ये एक मेरा सब्जेक्ट था। तो मुनीर मलिक साहब से इंटरेक्शन हो गया और मुनीर मलिक साहब के इलेक्शन में मेरा बड़ा एक रोल रहा है। इलेक्शन में मुनीर मलिक साहब इलेक्शन हार गए थे राजा हक नवाज के लिए, और वहाँ जब रीकाउंटिंग हुई थी तो वहाँ अंदर अकेला लड़ अज़हर सिद्दीक रहा था उन लोगों से। बड़ी लंबी कहानी है, वो फिर किसी वक्त बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आपके सामने बताना है क्या हुआ। 2007 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चॉइस साहब चैलेंज हुई, अपॉइंटमेंट बहाल हो गए। उसके बाद 3 नवंबर का वाक़या हुआ जब मुशर्रफ के हाथों ये काम करवाया गया, जिस किसी ने भी कराया। मुशर्रफ शायद इंटरेस्टेड नहीं था, मैं वसूख से कहता हूँ मुशर्रफ ये काम करने के लिए वहाँ वो ये एजेंडा या गेम प्लान का हिस्सा था कि जजेस कैसे होने हैं, और फिर जजेस से बाकायदा PCO के तहत जो ये 2007 के अंदर जो PCO लाया गया उसको बाकायदा हलफ लिया गया, और ये पूरा प्लान था। 105 जजेस निकाले गए और वो बड़े कॉम्पिटेंट जजेस थे जो जजेस निकाले गए। फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 105 के करीब जजेस की तैनातियां जब दोबारा बहाल हो गए 2009 के अंदर, और वो भी अब्दुल हमीद डोगर जब तक रिटायरमेंट नहीं हुई तब तक नहीं आए, तो उसके बाद ये एजेंडा तय हुआ। फिर 18वीं तरमीम के नाम पर इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ खेला गया। जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर तब्दील करवाया गया कि किसी तरह से यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहे सब लोगों की। मैं आगे चलने से पहले जो अभी ताज़ा तरीन जजेस हुए हैं उनकी कॉम्पिटेंसी या किसी हवाले से वो बाद में बात करूंगा, तारीख पे पहले बात बतानी है।
वो एक अलग बात है। 2.5 साल तक कोई जजेस तैनात नहीं हुए, 13 जजेस तैनात किए गए। उनमें एडिशनल एडवोकेट जनरल शान गोल, एडिशनल साबका असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अनवार हुसैन, बैरिस्टर सुल्तान तनवीर अहमद, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मोहम्मद तारक नदीम, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब मोहम्मद रफ़ीक, और वकला में अली ज़िया बाजवा, आबिद हुसैन चट्टा, मोहम्मद राहील कमरान शेख, एडवोकेट रज़ा कुरैशी, अहमद नदीम अरशद, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सोहेल नासर, सेशन जज सफदर सलीम शाहिद और सेशन जज शकील अहमद को लाहौर हाई कोर्ट का जज तैनात किया गया। बहुत सवाल उठ रहे हैं इसके ऊपर, बहुत प्रोग्राम आ रहे हैं, पसंद और नापसंद की बातें, और जजेस की क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में, मेरिट के कॉन्टेक्स्ट में मैं खुद इत्तफाक करता हूं कि मेरिट का जो प्रोसीजर है वो मेरिट का प्रोसीजर नहीं अपनाया जा रहा। और उसकी रीज़न क्या है, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये जजेस की तैनाती वाला मसला शुरू हुआ, इसमें जुडिशल कमीशन में का रोल रखा गया, पार्लियामानी कमीशन का थोड़ा सा इख्तियार दिया गया, तो मामला चैलेंज हुआ और जस्टिस इफ्तिखार जमान चौधरी साहब के दौर में फिर तरमीम करने का गया, फिर उसमें तरमीम हुई, 18वीं के बाद 19 में तरमीम हुई। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं सारी कि जजेस की सारी तैनाती 175, पहले 175 सिंपल सा था कि नीचे से जज चीफ जस्टिस जब मुतलका हाईकोर्ट का वो जज नाम लेके जाता था, सुप्रीम कोर्ट के जज को था, और मेरिट को ध्यान रखकर जजेस तैनात किए जाते थे। 175A। इससे कबल मैंने एक और बात जो आपको बतानी है कि मैंने बाकायदा जो है जाना हुआ वहाँ पर पार्लियामानी कमेटी एक तश्कील दी गई 2014 के अंदर, मेरा जाना हुआ, मेरा इत्तफाक हुआ वहाँ, मैं जाकर बता के आया। फारूक एच नाइक वगैरह थे, अदील वगैरह थे, हाजी ANP के, मैंने और रवीक रिजवाना साहब थे। मैंने इंडियन कोर्ट्स का तरीका प्रोसीजर बताया कि वहाँ जो तैनाती कैसी होती हैं, कमेटियाँ बनती हैं, रिपोर्टें बनती हैं, कारकर्दगी डिस्कस होती है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता। और पार्लियामानी कमेटी का रोल के हवाले से बात किया, मैंने वहाँ तजवीज़ दी थी आर्टिकल 193 के हवाले से, लेकिन उससे पहले आपके सामने रख दें हमारे यहाँ जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार क्या है। यहाँ 175 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक कमीशन बना दिया गया, जुडिशल कमीशन है जो जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती करनी हो तो चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस और एक साबका चीफ जस्टिस और फॉर्मर जज नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद द 4 मेंबर जजेस 2 साल के लिए एक वो तैनात किया गया। फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो पाकिस्तान बार काउंसिल नॉमिनेट करी है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन जब हाई कोर्ट को करना है, ये 2 है 175A का सब आर्टिकल 2 है, वो है सब आर्टिकल 5। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट का जज होगा वो चीफ जस्टिस वहाँ पर मौजूद होगा, और मोस्ट सीनियर मोस्ट जज, उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज होगा वो साथ मौजूद होगा। सूबाई वजीर कानून होगा और साथ होंगे एक एडवोकेट जो मुस्तदका बार काउंसिल है वो तैनात करेगी। ये तरीक़ाकार आ गई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जब बात आ गई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में वहाँ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सीनियर मोस्ट जज होगा वो होगा 175A। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज के कॉन्टेक्स्ट में जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं वो 177 है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करना है वो 5 साल हाई कोर्ट का जज रहा हो, ठीक है ना जी। और दूसरा जो है कि 10 से 15 साल के लिए वो हाई कोर्ट का किसी भी हाई कोर्ट का जज रहा हो। अभी तक हाई कोर्ट से बराह रास्त अपॉइंटमेंट मैंने तो देखी नहीं है, हाई कोर्ट से जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस। 178 साल और 178 में लिखा है हलफ लेना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने। रिटायरिंग एज जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जज की वो 65 साल है। और आगे जो रेलेवेंट है वो आपके सामने जो बताना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है, जो कि सुप्रीम कोर्ट तो जजेस की तैनाती को इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, हाई कोर्ट के जजेस से लेकर जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के लिए आर्टिकल 193 है जो मेरा सबसे रेलेवेंट सवाल है। और यहाँ जज की तैनात कैसे होना है कि कम से कम 10 साल आप हाई कोर्ट के हों और आप 45 साल आपकी एज होनी चाहिए, बस ये रिक्वायरमेंट है। और जो सेशन जज के तौर पर जब आपने लेना है तो वो आप कम से कम 3 साल के लिए आपने सेशन जज के फ़राइज़ अंजाम दिए हों। ये प्रोसीजर है सारा 193 के अंदर। मैंने जो बात वो सामने रखी और आज भी मैं इस बात का कायल हूँ, आर्टिकल 193 नीड्स एन अमेंडमेंट कि जैसे 62 और 63 के अंदर शगेशियस, ऑनेस्ट, राइटस, अमीन, दोहरी शरीयत, अपना कंटेम्प्ट में सजा ना हुई हो, मॉरल टर्पिट्यूड में सजा ना हुई हो, और
ये सारे प्रोसीजर 62 और 63 के राइडर्स हैं, वो सारे मैंने तजवीज़ किया था कि आर्टिकल 193 के अंदर ये होने चाहिए। यहां भी कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है, कुछ नहीं लिखा है। आप टैक्स गुजार हैं, नहीं है ना है, आप डिफॉल्टर हैं, जो कोई भी है, कोई राइडर नहीं है, यू कैन बी इजीली बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। ये वो सारी चीजें मैंने वहां रखी थी उस वक्त 2014 में। कमेटी ने बड़ी डेलिब्रेशन की, लेकिन आगे 193 में तरमीम नहीं हो सकी। अभी भी आप चाहते हैं कि मेरिट पे जजेस तैनाती होनी है, तो वो तैनात तरीका यही है कि आर्टिकल 193 के अंदर तरमीम की जाए। 62 और 63 का जो पैरामीटर है, देखिए आपने पार्लियामेंटेरियन के रखा है, एमएनए बनना है, एमपीए बनना है, तो उसने वो राइडर क्रॉस करना है, लेकिन हाईकोर्ट के जज के लिए राइडर कोई नहीं है। वो होना चाहिए, वो बाकायदा जो राइडर जो 62 और 63 के अंदर क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड है, वो सारे यहां फिट ऑन होने चाहिए। फिर आप समझ सकेंगे मेरिट पे आएगा। बाकी रिपोर्टें लें आप एजेंसीज वगैरह से, वो सारी चीज़ें सामने लेकर आएँ, और तभी प्रोसीजर जो है ना मेरिट पे हो सकेगा। जहां तक जजेस के कॉन्टेक्स्ट में, पहले आपको ये समझाना है कि कैसे बेहतर हो सकता है, किस तरह चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो सकती हैं, सिस्टम कैसे आसान बेहतरी की तरफ जा सकता है। लेकिन ये इफ्तिखार चौधरी साहब और उस वक्त का एक एजेंडा था कि तैनाती और 175 उड़ा दें, तरमीम पुरानी लेकर आए 175। मैं बड़ा हामी था, लेकिन हालात और वाकयात में जब तारीख में चीजें समझ आई कि तो ये नजर आ रहा था कि पीछे कोई एजेंडा था 175 को डालने का, और वो जजेस उस वक्त जिस तरह निकाले गए एक जुम्बिश कलम से, बड़ा हम भी हमें भी लगाई रखा अपना दीवार के पीछे कि जनाब चले, किसी के पीछे लगाई रखा कि जनाब पीसीओ है, हलफ लिया है, हालांकि पीछे जो एजेंडा था वो ग्रेटर गेम थी। उस पर फिर बात होगी। इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।